उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। सभी श्रोताओं को कमल शर्मा और यूनुस खान का नमस्कार। नमस्कार। यूनुस जी भाई, आप ये बताइए मुझे कि किसी फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट चीज, खास चीज क्या मानते हैं आप? सबसे खास चीज होती है उस फिल्म की कहानी, उस फिल्म के संवाद। क्या बात है। और पटकथा साथ साथ। जी। और आज अपने श्रोताओं की मुलाकात हम एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिनका सिनेमा के विकास में बहुत बहुत योगदान है। जी। और इनकी लिखी फिल्मों ने श्रोताओं के मन पर गहरी छाप छोड़ी है और इस तरह से नए लोगों के लिए इन्होंने एक बहुत बढ़िया रास्ता प्रशस्त किया है। इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम हैं आर पार, डिटेक्टिव, दो चमकती आँखों में कल ख्वाब सुनहरा था जितना, हाय जिंदगी तेरी राहों में आज अंधेरा है। नौकरी, छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। यहूदी, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू। सुजाता, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। बंदिनी, दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई। लाल पत्थर, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। और कि जिज्ञासा चरम सीमा पर होगी, ज्यादा देर न करें और हम इनका नाम अपने श्रोताओं को बताएं। श्रोताओं, हमारे बीच मौजूद हैं संवाद लेखक, कहानीकार, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता माननीय श्री नवेंदु घोष जी। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। श्रोताओं को मैं नमस्ते बोलता हूँ। मैं आप लोगों को धन्यवाद मैं ज्ञापन करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया। नवेंदु जी, इस वक्त तो आप मुंबई में हैं और मुंबई में आपका लंबा अरसा बीता है। मुंबई से पहले किन जगहों से आपका रिश्ता था, ये जानना चाहेंगे कि कहाँ आपकी पैदाइश हुई, फिर पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, फिर जो आपका कर्म क्षेत्र था मुख्य रूप से फिल्मों का और साहित्य का, उसकी तरफ कैसे आप आए, मतलब कहाँ सक्रिय हुए? मेरा जो तजुर्बा अभी तक हुआ उसमें ये विश्वास हो गया है कि हर व्यक्ति एक कहानी होता है जी। बल्कि नाट्य चर्चा करते करते इस सिद्धांत में मैं पहुंचा हूँ कि हर आदमी, हर व्यक्ति एक नाटक भी है, कहानी है और एक नाटक है। मेरा जिंदगी भी नाटक है। मैं बहुत जगह से भटकते भटकते आखिर तक बम्बई में पहुंचा। शुरुआत मेरा हुआ उस जमाने में जब कोई पार्टीशन नहीं हुआ था। तब मेरा जन्मभूमि जो है शहर ढाका से 8 मील दूर हम लोगों का गांव था। वहाँ पर बहुत बड़ा फैमिली हम लोगों का था। तो दुर्गा पूजा होता था, मेला बैठता था। मेले में वो हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव उस वक्त बिल्कुल ही नहीं था जी। पूजा में हम लोगों को जो पेंडल्स होते थे, दुकान में हम देखते थे 70% मुस्लिम वो लोग दुकानदारी करते थे। कवि का लड़ाई होता था ऑन द स्पॉट, कविता में पूछताछ होता था, जवाब, सवाल जवाब। तो उसमें भी हम देखते थे कि मुस्लिम कवियाल लोग वो लोग हिस्सा लेते थे। ढाका में जन्माष्टमी के वक्त में वो जुलूस निकलता था और मुहर्रम का भी जुलूस निकलता था। तो मुहर्रम का जुलूस में मैं देखा कि हिंदू लाठियाल लोग लाठी घुमाते घुमाते जा रहा है जी। और जन्माष्टमी का
जुलूस में भी मुस्लिम भाई लोगों को मैंने हिस्सा लेते हुए देखा। हमारी फिल्मों ने भी ये संदेश खूब दिया है, राष्ट्रीय एकता का, धार्मिक सहिष्णुता का। ये लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? मैं पहले आपको बोला कि मैं एक व्यक्ति नाटक भी होता है, तो नाटक में हिस्सा मैं अपना गांव में लिया। मेरा पहला प्यार जो है उस स्टेज से है। वहाँ पर ड्रामा खेला जाता था, तो कर्णार्जुन नाम का एक एपिक महाभारत का, तो उसमें मुझे एक रोल मिला पहले। और वो रोल जब मैंने मुझे बोला, उस वक्त उम्र था मेरा 9 साल, ऐसा 10 साल बाद, तो मुझे बोला कि आपको सखी का रोल करना है। तो मुझे मेरा पौरुष में लगा लेकिन फिर भी जब वो डायरेक्टर साहब ने बोला कि तुमको अच्छा ड्रेस पहनने के बाद बहुत सुंदर दिखेगा, तो आई वॉज फ्लैटर्ड, तो मैं राजी हो गया। तो उसके बाद वो रंग लगा करके, स्त्री वेश धारण करके, वो नृत्य का ताल और गाना ये सब था जी। तो रोशनी में एक अजीब बने फीलिंग, ये जो विभ्रम, ये नाटक में मेरा पिताजी जो एडवोकेट थे वो पटना में शिफ्ट किए। अच्छा। तो पटना में मुझे जाना पड़ा। तो पटना में जाकर के एजुकेशन वगैरह सारा वहाँ पर हुआ। वहाँ पर फिर नाट्य चर्चा भी चालू हुआ। वकालत से बिल्कुल दूर थे। अच्छा। और पिताजी का बहुत दुख था कि मैं वकील नहीं बना। अरे तो एक दिन मुझे वो बहुत टेम्प्ट किए कि ये सब किताबें हैं, ये हैं, तो मैं अभी बुरा हो रहा हूँ, तो तुम इसको टेक ओवर करो, लॉ पढ़ लो। तो मैं एक दिन हाईकोर्ट में गया और पिताजी को सब जो बोलने का ताकत जो था उनमें, वो देख करके मैं हैरान हो गया कि मुझ में वो ताकत नहीं है। आई एम एन इंट्रोवर्ट जी। हाँ, नाटक में जाकर के क्यों, स्टेज में जाकर खड़ा होने से बात कर सकते थे, लेकिन यूं आदमियों से जब मिलते थे तो ज्यादा बोलचाल नहीं होता था जब तक दोस्ती नहीं होता था। और लिख सकते थे, जहाँ पर मैं जितना मन का भावना है सब बोलो, लेकिन बोलने में थोड़ा मुश्किल था। अभी जो बोल रहा हूँ ये 50 साल का पटकथा लेखन का रिजल्ट है। ये बताइए कि कब आपके हाथों में कलम आई और कब आपने अपने विचार कागज पर व्यक्त करना शुरू कर दिए? मैं तो कहानी लिखना शुरू किया था और हम लोगों का अपना एक हस्तलिखित मैगजीन था, लेकिन उसको ऑल इंडिया बंगाली लिटरेरी कॉन्फ्रेंस जहाँ जहाँ उस वक्त होता था हम लोग जाते थे, तब हम लोग उसको पब्लिश करके ले जाते थे, एक एनुअल नंबर जैसा जी। तो उसकी वजह से वी गॉट ए पेट्रॉन। वो पेट्रॉन का नाम था जो देशबंधु चित्तरंजन दास का नाम, सीआर दास का उनका छोटा भाई, वो पटना हाईकोर्ट में जज थे, मिस्टर पीआर दास, प्रिय रंजन दास जी। उन्होंने हम लोगों को एक प्रेस खरीद दिया कि तुम लोग कागज निकालो, और हम लोग ये मैगजीन, प्रभाती नाम था उसका, उसको छप के निकलने लगे। तो हम लोगों को लिखने का सामान आ गया हाथ में। और उस वक्त जो एमिनेंट राइटर्स थे, जिसमें बनफूल जो भुवनशम का रचयिता है, भुवनशम का नाम इसलिए ले रहा हूँ चूंकि मृणाल सेन उस फिल्म को बहुत मशहूर बना दिए हैं जी। लेकिन उनका और भी उनसे ग्रेटर राइटिंग्स है, बेटर राइटिंग्स हैं। शरदिंदु बैनर्जी जो बॉम्बे टॉकीज में 10 साल स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट का हेड थे, ही वॉज ए बिग राइटर, जो बमकेश बक्सी नाम का जो सीरियल बासु चैटर्जी ने बनाया है। हाँ, और मैं उनका ही स्टोरी लेकर के बुद्धिस्ट जमाने का स्टोरी त्रिशाग्नि बनाया। अच्छा। तो ये बुजुर्ग मुंगेर में रहते थे। और ये पथिर पांचाली का राइटर जो विभूति भूषण बंदोपाध्याय, वो भी उधर भटकते थे। उनका वो हजारीबाग एरिया का जंगल में वो घूमते थे। और आरण्यक नाम का एक नॉवेल, ग्रेट नॉवेल जी, उन्होंने लिखा है। पथिर पांचाली तो ग्रेट है ही, लेकिन ये भी ग्रेट है। तो ये लोग, और ताराशंकर बनर्जी का बड़ा लड़का पटना कॉलेज में हमसे जूनियर था, तो वो भी आते थे, उनसे भी जान पहचान हो गया। वो उस वक्त बहुत बड़ा राइज कर रहे हैं। तो दे यूज्ड टू ब्लेस अस, हम लोगों को आशीर्वाद मिला उन सबका। और वो लोग भी लिखते थे हमारे कागज में। तो शुरुआत से ही ऐसी हस्तियों का। शुरू होते होते नौकरी मिला। उसके बाद जो आप लोगों को थोड़ा पहले नौकरी किया, मैं एकदम सेक्रेटरिएट में मेरा परमानेंट जॉब हो गया, AIG पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन वहां पर बैठ करके एक दिन 1942 का पटभूमि है, उस वक्त क्या हुआ, 11 अगस्त उस दिन गांधी जी वगैरह सबको अरेस्ट किया गया। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो उसमें 3-4 दिन बाद एक 10,000 आदमियों का जुलूस, जनता आ गए और चिल्लाने लगे। तो हम लोग बरामदा में आकर के देखने लगे। तो एक लड़का ऊपर उठ गया, 15-16 साल का उम्र था, वो ऊपर उठ करके यूनियन जैक को उतारा
जैसे ही उतारा नीचे से गोली गया, वो बच्चा चिड़िया जैसा गिरा डेड, और नीचे गिरा जब तो ये जनता पागल हो गया। ये लोग दौड़ने लगे, अंदर में जाने को घुसने की कोशिश किए, तो पुलिस और भी फायरिंग की, और उसमें मैं समझता हूँ 20-25 आदमी मर गए। और हम लोग ये देख के बहुत प्रभावित हुए, विचलित हुए, और हम लोग ऑफिस छोड़ करके कुछ कम उम्र के जो कर्मी थे हम लोग निकल गए। उससे एक भावना दिमाग में पैदा हुआ और मैंने एक उपन्यास लिखना शुरू किया अपना कागज में, जिसको वजह से मेरा नौकरी से छोड़ना पड़ा। अच्छा, छोड़नी ही पड़ी चूँकि वो लोग मुझे निकालते, उसके पहले मैंने रेजिग्नेशन लेटर देकर के निकला है। अच्छा। क्योंकि रिकॉर्ड में कुछ भी हो ये नहीं होगा कि ही हैज बीन सैक्ड। अच्छा। तो वो किताब, क्या नाम था उसका? उसका नाम था डाक दिए जाई। अच्छा। आवाज देते ये टैगोर का, माने रविंद्रनाथ का एक कविता था कि विदाय नेबार आगे ताई डाक दिए जाई। अच्छा। दानवेर साथे যারা সংগ্রামের তরে প্রতি प्रस्तुत होते थे प्रति घरे घरे। उस वक्त मैंने उनका शरीर का ये हो रहा था, दीज आर द लास्ट पोएम्स में ये गिनते हैं। तो उसमें इसका वक्तव्य ये है कि विदा लेने का पहले मैं एक बुलावा देता हूँ कि जो लोग दानव असुर लोगों के साथ लड़ने का वास्ते हर घर में तैयार हो रहा है, उनको मैं बुलाता हूँ, तैयार रहो। तो डाक दिए जाए ये जो लफ्ज आह्वान, तो वो डाक दिए जाए मैंने वो नॉवेल का नामकरण किया। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। लिखना कभी भी एक सुरक्षित भविष्य नहीं माना जाता है। हाँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि भविष्य में क्या होगा, कैसे बीतेगा जीवन? एक किस्सा बताऊं। मैं पटना से कलकत्ता में आ रहा था, तो ट्रेन में बाजू में मेरा एक आधा उम्र का आदमी बैठे हुए था, रिस्पेक्टेबल आदमी। तो बात करने लगे, तो ही बिकेम इंटरेस्टेड इन मी। बोला कि आप क्या करते हैं? मैं बोला कि मैं लिखता हूँ। हाँ, लिखना अच्छा है, खूब लिखिए, लेकिन काम क्या करते हैं? मैं बोलता हूँ मैं लिखना ही मेरा काम है, लिखना काम है, उससे चलता है। अच्छा। मैं बोल कर कोशिश कर रहा हूँ। देन ही बिकेम डिसइंटरेस्टेड। नवेंदु जी, साहित्य की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने जो आपका योगदान है उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि कितनी किताबें अमूमन आपकी होंगी? अब तक करीब 20 उपन्यास लिख चुका हूँ जी। और 1 दर्जन कहानी संग्रह है, सब बंगला। अच्छा। लेकिन इन बंगला कहानी में बहुत सारे उस जमाने के हिंदी मैगजीन्स में ट्रांसलेटेड हुई है, जैसे माया, मनोरमा जी, और हंसा बोल करके एक बहुत भारी लिटरेरी मैगजीन था उस वक्त, हंस, जो प्रेमचंद जी का लड़का अमृत राय जी संपादना करते अभी थे। फिर से निकल रही है वो। उसमें बहुत सारा कहानी मेरा ट्रांसलेटेड हुआ। उसके बाद उपन्यास भी हुआ है, साप्ताहिक हिंदुस्तान, राष्ट्र भारती, ऐसे बहुत कागज में। मराठी में भी कुछ ट्रांसलेशन हुआ है। अंग्रेजी में अभी आपने लेखन किया? अंग्रेजी में मैंने लिखा नहीं, लेकिन एक किताब लिखा था अशोक कुमार का बायोग्राफी जी, एप्रिशिएटिव बायोग्राफी। वो हार्पर कॉलिंस ने छपा है और उसका पुणे से मराठी अनुवाद भी निकला है। नवेंदु जी की पटकथा पर आधारित फिल्म का गाना जरिए से क्या होती है? आदर्श पटकथा उसी को कहा जाता है जो अपना वक्तव्य को, जो अपना कहानी का कथानक का जो प्राण है उसको अनुभव कराए जी, सार्थक तरीके से, और कुछ दूसरा अनुभूति और कहीं पहुंचा दे। मेरा दर्शक का मन को संस्कृत करे, बेटर फीलिंग ला दे, पहुंचा दे। दुख से भी मैंने बेटर फीलिंग होता है, पत्थर पांचड़ी देख करके हम रोते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्नत होते हैं। दादा, एक बात यह है कि हमारे हिंदी सिनेमा की जो आज लड़ाई देखी जाती है वो ये है कि किस तरह से
टिकट खिड़की पर बॉक्स ऑफिस पर सफलता पानी है। तो जिस जमाने में आप काम करते थे, जिस जमाने में आप स्क्रीन प्ले या डायलॉग्स लिखते थे, क्या उस जमाने में स्क्रीन प्ले लिखते हुए हर वक्त ये ख्याल मन में होता था कि किस मोड़ पर, किस तरह से क्या बात लोगों को पसंद आएगी और फिल्म ज्यादा पैसा कमा सकेगी? हम लोग उस वक्त भी सोचते थे कि पैसा कमाना है, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हमको 200 पन्ना चाहिए। 200 पन्ने का कितना कीमत होगा? 20 रुपया होगा। तो 20 रुपया और एक पेंसिल चाहिए हमको लिखने के वास्ते। लेकिन एक फिल्म बनाने के वास्ते मिनिमम उस जमाने में जरूरत था। अभी उस जरूरत को आप 100 गुना कर दीजिए। उस वक्त हम लोग सोचते थे कि 4-5 लाख 6-7 लाख रुपया में फिल्म बनता है। अभी 1 करोड़ से कम में तो है, नीचे कुछ नहीं हो सकता है। जितना आपने राशि बताई इतनी तो आज एक कलाकार भी नहीं लेता, इससे ज्यादा लेते हैं। तो हम यूं मैंने मिसाल के तौर पे बोल रहे थे जी। जब हम लोग मैंने मोहन स्टूडियो में पहला मधुमती हम लोग जब बनाए थे तो दिलीप आए, तो दिलीप से हम लोग पूछने लगे कि यूसुफ भाई 1 लाख रुपया आप लेते हैं, कैसा लगता है? तो यूसुफ भाई हंस के बोले कि समझ में नहीं आता है, आता है और जाता है। अच्छा, आने से जाता है, अच्छा लगता है लेकिन जाता है। हम लोगों को तनख्वाह मिलता था, हमको, ऋषि को, सबको 500 रुपया तनख्वाह मिलता था। तो वो उस जमाने के 500 रुपए क्या मायने रखते थे? 500 रुपया अच्छा कुछ मायने रखता था, पूरा नहीं था। 1951 to 1966 तक विमलदा गुजर गए तो सब बंद हो गया और बाकी बाहर में काम करते थे। लेकिन गुरुदत्त का फिल्म लिख करके 3000 में आर पार लिखा था मैंने। लेकिन अभी ये जो है फिल्म बनाने का चक्कर, ये सारा चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया वो अलग बात है, लेकिन चेंज हो गया। और फिल्म बनाने में पैसा लगता है, कोई पैसा देने वाला चाहिए। जो पैसा देने वाले वो जानते हैं कि फिल्म हम अगर लोगों का शारीरिक बातों को उत्साह वर्धन करते हैं, ऐसा चीज देते हैं तो पैसा ज्यादा जल्दी आता है। जी। फिजिकल अपील टू द फिजिकल सेंसेस ऑफ द ऑडियंस। तो नेचुरली उनका कोई आदर्श नहीं रहता है। आदर्श जो है, जो पैसा लगाता है उसका आदर्श नहीं रहता। उसका आदर्श एक ही है, पैसा वापिस आए। लेकिन जिस दौर में आपने फिल्मों में लिखा, एक सोशल कमिटमेंट हुआ करता, एक सरोकार हुआ करता। वो चूंकि आई एम फ्रॉम लिटरेचर, और द काइंड ऑफ लिटरेचर, जिस तरीके का, जिस दृष्टि से हम साहित्य को माना है, उसका आदर्श, उसका पीछे आदर्श बंकिम थे, शरद बाबू थे। हम उनसे प्रभावित होकर के कि हम जो कुछ भी लिखेंगे समाज का कल्याण के वास्ते, ये भावना का बात है। सही शिक्षा मिलने से एक आदमी को एक ये फीलिंग होता है कि क्या अच्छा है समाज के वास्ते। सही बात। वो सिर्फ अपना वास्ते नहीं सोचता है, स्वार्थ पर, जिसको बोलते हैं सेल्फिश, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय वाली बात। वही आखिरी आदर्श वही है। और संवाद लेखक, निर्देशक, निर्माता नवेंदु घोष साहब, और आपने भी ये बात सुनी होगी और बहुत सारे फिल्म क्रिटिक्स इस बात को बहुत जोर देकर मानते हैं। दादा, मधुमती बिमल रॉय की सबसे अच्छी फिल्मों में से नहीं है, उसमें कुछ कमी है। आप क्या मानते हैं इस बारे में? आप उस फिल्म से जुड़े रहे हैं, उस यूनिट से जुड़े रहे हैं। उस फिल्म के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़े बड़े नाम भी जुड़े रहे। ऐसा ही है जी। लेकिन बात यह है कि फिल्म को एक ही रूप में देखा जाए, ये बात अगर आप कहेंगे वो भी गलत होगा। जैसे हम बोलते हैं एडगर एलन पो मिस्ट्री टेल्स लिखते हैं, अगर हम उसको साहित्य में हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो भी अन्याय होगा। अगर हम हैंस एंडरसन, इन लोगों का जो रूप कहानी ग्रीम्स टेल्स, इसको अगर मान्यता नहीं देते हैं तो ये भी गलत बात होगा। तो ये जो रंग का बात है, तो मधुमती में भी एक रंग है, एक अलग किस्म का कहानी है, जो कहानी दिलचस्प है। पुनर्जन्म पर आधारित। बिमल राय को स्पेशलिस्ट बना दिया आपने कि रियलिटी को आधारित कर सकते, रियलिटी को पेश कर सकते हैं अच्छी तरह से, सामाजिक यथार्थ, सामाजिक रियलिटी। और उनका पहला फिल्म उदयर पथे, जो मैंने नया जमाना शुरू किया,
वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाली बात ला करके। वर्ग संघर्ष। उसके पहले किसी ने वैसा नहीं किया था। और अंडरटोन में प्ले कराना, जी, बातों को बहुत छिपा करके है। नहीं, एक्टिंग वाइज अंडरटोन। तो ये जो बात है, इससे एक आदमी जो पहला उनका कंट्रीब्यूशन होता है, तो उससे उनका चरित्र निर्माण हो जाता है। हाँ, एक तरह की इमेज में बांध। हाँ, इमेज आ गया कि उदय पथे बनाने वाला नया बात लाएगा हर वक्त। जी, सामाजिक बात बोलते बोलते हम लोग समाज को लेकर के जो चिंता करते हैं, वो क्या रूप कहानी नहीं पढ़ता है। और दूसरा बात है, ये पहला जवाब मैं दिया, और दूसरा जवाब ये है कि आप जानते हैं कि फिल्म निर्माण में कितना पैसा लगता है। जी, और बिमल रॉय साहब का यूनिट था बहुत बड़ा। उसको स्क्रिप्ट राइटर मैं था, ऋषिकेश मुखर्जी एडिटर था, अशित सेन और न्यू थिएटर्स का जमाने का चीफ असिस्टेंट वो साथ में आए थे, और भी 2 असिस्टेंट थे, कैमरामैन के असिस्टेंट 2 थे। जी, जी। और ये सारे लोगों को पैसा देना उनको काम था। तो ये सब करते करते पिक्चर से मुनाफा नहीं हो रहा था, हालत थोड़ा ढीला पड़ गया था। डिस्ट्रीब्यूटर लोग थोड़ा मैंने आंख भाव थोड़ा चढ़ गया था। तो बिमल दा इन ऑर्डर टू सेव हिज स्किन एंड आवर स्किन मधुमती बनाए, और मधुमती फल दिया। अभी भी वो फिल्म देखने को अच्छा लगता है। सही बात। कमल जी, आप कुछ कह रहे हैं? उसमें ऋत्विक घटक साहब भी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। क्या योगदान था उनका? वो कैलकाटा में मैं बिफोर आई लेफ्ट विद बिमल दा, उनको मैं लिख के दिया था मधुमती। तो उसको दे करके बोला कि तुम इसको बढ़ाओ, एक्सटेंड करो, एंड ही स्टार्टेड टू डू इट। एक वर्षन तैयार हो गया, तो बिमल दा का साथ वो गया लोकेशन हंटिंग में नागपुर में उसका एक रिश्तेदार, वो माइका माइन का ओनर था, प्रमोद लाहिरी जी। तो उससे मुलाकात हो गया ऋतिक का। तो ऋतिक का एक पेट नेम था, उसका नाम था भवा। तो बोलते, भवा मैंने सुना कि तू पिक्चर बनाना चाहता है, चल मेरे साथ कलकत्ते में। और उधर से नागपुर से सीधा कलकत्ता चला गया। उधर जाकर के उसको पहला फिल्म, अजीब किस्म का फिल्म, ऑफ एन ओल्ड मैकेनिक एंड ओनर ऑफ एन ओल्ड फोर्ड कार, अजांत्रिक, ये फिल्म बनाए, एंड ही रिमेन देयर। अब यहाँ पर बिमल दा लौट के आए, तो मधुमती में तय हुआ कि दिलीप को लिया जाएगा। तो यूसुफ भाई आए, तो उनका तरीका है स्क्रिप्ट लेकर के बैठने का। जी, सुनना चाहते हैं, शरीक होना चाहते हैं। तो शरीकी में मैंने मदद किया। तो इसलिए बाद में देखेंगे आप, मधुमती में स्क्रिप्ट का किसी का नाम नहीं है, स्टोरी ऋतिक घटक, उसके बाद डायल। मधुमती का संगीत भी बड़ा पॉपुलर हुआ। सलील चौधरी साहब, सलील चौधरी वॉज ब्रॉट इन। सलील वॉज एन इप्टा वर्कर। हाँ जी, कम्युनिस्ट था, इप्टा वर्कर था। और उसको चप्पल जब फट रहा था, तब माय फर्स्ट स्क्रीन प्ले वॉज इन कैलकाटा। पुतुल नाची रीति को था, वॉज अ ग्रेट नॉवेल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स, उसका मानिक बैनर्जी का, मानिक बंदोपाध्याय। तो उसको स्क्रिप्ट मैंने लिखा। और सलील को बोला कि बड़ा होनहार लड़का है, अच्छा गाना लिख रहा है, सुर दे रहा है, उसको असिस्टेंट कर दो, उसको पैसे का जरूरत है। फर्स्ट ही केम इनटू फिल्म्स एज एन असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर, उसमें मैं शरीक था। और उसके बाद वो जो कहानी ले आया 2 बीघा जमीन, तब उसको जागा हो गया यहाँ पर बिमल दा का परिवार में जी। और म्यूजिक का फर्स्ट चांस मधुमती में मिला, तो शानदार म्यूजिक दिया। तो क्यों ना मधुमती का ही एक गीत सुना दिया जाए। मैं खड़ी हूँ इस पार उस पार, क्या एक गाना है दादा, तन जले मन जलता रहे, जो जंगल में। और बिछुआ भी अजीब किस्म का। जी, बिछुआ, उसमें फोक का काफी अच्छा टच है। और जिस तरह से उसको पूरा कंपोज किया उन्होंने। सलील मैंने 20-25 म्यूजिक नहीं डायरेक्ट किया फिल्म्स जी, लेकिन सलील का गाना सुनने से हम लोग बोल सकते हैं कि तमाम बातों के बावजूद मधुमती एक कालजयी फिल्म थी। और बिमल दा की ऐसी ही एक और कालजयी फिल्म थी देवदास। और ये बड़ी अजीब बात है कि एक देवदास बनाई थी पीसी बरुआ साहब ने, जिस यूनिट के सदस्य बिमल दा थे, और यही फिल्म उन्होंने दोबारा बनाई। तो इस फिल्म को आपने लिखा था, एक फिल्म को दोबारा रचना भयानक चैलेंजिंग बात था, डर का बात था जी। देवदास वही स्थिति था जो मधुमती का हुआ था, कि हम लोगों को एक जरूरत था कि हम अपना यूनिट और शक्ति को सुरक्षित करें, इसलिए अलग किस्म की कहानी करो जी। और देवदास भी इस हालत में, ऐसे ही एक हालत में हम लोग शुरू किया था, ये सोच करके कि ये मर्यादा जिसको बोलते हैं, कि वो मर्यादा का तौर पे भी हमें कम नहीं मिलेगा। हाँ जी। और शायद पैसे भी थोड़ा मिल जाए,
इस हिसाब से देवदास का चर्चा हुआ। दुनिया में एक ही व्यक्ति, एक ही राइटर हैं जिनका 30 अगर उपन्यास है तो 30 में 25 सक्सेसफुल हुआ है। जी, शरद बाबू की बात कर रहा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हूं। जी, इसका दूसरा मिसाल नहीं है। सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो ये शरद बाबू का कहानी देवदास वो कितना पॉपुलर था, तो हम बुभुक्षित प्रेमिक जो भारत के जी, सब उसमें शरीक हो गए थे, हाय हाय किए थे। जी। क्योंकि हम लोगों को जिंदगी में प्यार का स्थान कम है। जो विदेश में पाश्चात्य में लव शब्द का जो प्रयोग जो करते हैं, हम नहीं करते थे, और भौतिक रूप में अभी भी नहीं करते हैं ज्यादा। अभी भी पिता माता समाज संस्कार वो हमें निर्धारण कर देती है और मुलाकात होता है, ये होता है, बस होता है। हाँ। तो इसलिए देवदास का साथ आइडेंटिफिकेशन, ये सब जो प्यार किए लेकिन प्यार को बोल भी नहीं सके, जी है। बोले लेकिन हासिल नहीं कर सके, उन सब को आइडेंटिफिकेशन होता है। और ऐसी कहानी में ज्यादातर प्यार का रूप जो है वो त्याग का ज्यादा है। तो इसलिए देवदास का भावना हम लोगों को दिमाग में आया। लेकिन साथ ही प्रश्न ये हुआ कि प्रमथेश बरुआ ने जो किया था सहगल के साथ। देवदास का अभिनय बांग्ला में, और हिंदी में कुंदलन सहगल अपना जादू भरी सुर से गा करके जो इमोशन का प्रकाश किया था, देवदास का दुख और निस्संगता, अकेलापन जो जाहिर किए थे, उसको हम लोग कैसे मिटाए। जी। उससे प्रगति नहीं हो, पीछे हम नहीं हट सकते हैं। हाँ, उससे अच्छा बन गया तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन थोड़ा सा बराबरी तो होना ही चाहिए, न तो लोग थूकेंगे। सही बात है, ये बड़ा चैलेंज था। ये बहुत चैलेंज था। और बिमल दा का वास्ते खास करके बिमल दा चूके उनका कैमरामैन थे देवदास बांग्ला का। जी। और मैंने ये भी सुना है कि जब बांग्ला में ये बनी थी और प्रमथेश बरुआ साहब ने जब बनाया था, तब शरद बाबू खुद भी उसमें एक दो बार वहां पर आए थे और उनकी भी राय शरद बाबू बाद में बोले थे, ये आप लोग नहीं जानते हैं कि मुझे थोड़ा शर्म होता है कि मैंने ये कहानी लिखा था। नौजवान लोग जब हाय हाय करने लगे तो उनको वो थोड़ा अच्छा भी लगा था, लेकिन ये ठीक भी नहीं लगा था। देवदास ये तो सही है कि जीनियस जो होता है, प्रतिभा का एक छाप, मुद्रा, वो तो रहता है हर लेखक में। आपको समझ में आएगा, इट इज रिटन बाय ग्रेट राइटर। लेकिन ग्रेट राइटर का ग्रेट राइटिंग्स में देवदास को हम नहीं गिनते हैं। सुख पाठ्य है, जी जी, कैरेक्टराइजेशन है, सब है, लेकिन फिर भी उसको शेष प्रश्न, श्रीकांत, इवन मजली दीदी इज ए बेटर राइटिंग। सही है। तो लेकिन इसका आवेदन जो था ना, प्रेम का जो व्यर्थ था, प्रेम 16 आना मिलता नहीं हम लोगों को जिंदगी में, वो कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो। देवदास अमीर का लड़का था, फिर भी शादी नहीं हुआ, चूंकि लड़की का ये जो था थोड़ा नीचा था। तो ये जो लड़ाई होता है अनसीन, इसको वजह से ये जो ट्रेजेडी हुआ, ये ट्रेजेडी का महत्व एक ही बात में है कि ये समाज का ये संस्कार का तोड़ो। शरद बाबू इसे आइडिया से लिखे थे। वो शरद चंद्र वहां पर साहित्यिक चुनौती होती है कि लोगों ने किताब पढ़ी है, उनके दिमाग में अपनी छवियां हैं, चरित्रों की, फिल्म भी बन चुकी है और एक फिल्म भी बन चुकी है, और इन सब चीजों के बाद एक नए सिरे से, मतलब क्योंकि कहानी में जिस तरह से संवाद आते हैं वो फिल्म में बदल जाते हैं, बोलचाल की जबान में और ज्यादा उनमें एक रवानी होती है। यहाँ पर मैं थोड़ा माफ कीजिए, मैं एक बात बोलूंगा कि शरद बाबू का संवाद जो है वो जादू है उसमें। शरद बाबू का कोई भी कहानी लेकर के हम कुछ भी लिखें, उनका डायलॉग्स, उनका संवाद जो है वो 90% उससे बेटर हम नहीं लिख सकते, वो रखना ही पड़ेगा। अजीब जादू है। वो पार्वती बोलती है, देवदा नदी में कितना पानी है, किस अंदाज से बोलती है कि आई विल कमिट सुइसाइड। ये बोलने का तरीका हम लोगों को दिमाग में नहीं आएगा, वो शरद बाबू का दिमाग में आया था। अच्छा, दिलीप कुमार किस तरह से उसमें आए? प्रमथेश बरुआ को देख करके समझ में नहीं आता है, वो अंदरूनी था, लेकिन दिलीप का फीलिंग बाहर प्रकट होता था कि भयानक कष्ट हो रहा है। दिलीप भी एक मिसाल है अपने जगह पे। 3 आदमी को हम किसी को कंपेयर करके छोटा नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का कंट्रीब्यूशन देवदास में एक ही बड़ा बात है कि दिलीप कुमार। मैं एक इंसिडेंट बोलता हूँ बहुत मजेदार। दिलीप कुमार, ये देवदास का शूटिंग हो रहा है, तो मैं बाहर बैठा हुआ था, तो देखा यूसुफ भाई घूम रहे हैं, तो मुझे लगा कि कुछ चिंता है, तकलीफ है। मैं बोला कि यूसुफ भाई क्या सोच रहे हैं, क्या बात है, कुछ तकलीफ है? मुझे बहुत तकलीफ है नविंदु बाबू, बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है? बोले कि मेरे कंधे में वो तीनों
बैठे हुए हैं। कौन तीन? कोई शरद बाबू, प्रमथेश बरुआ और कुंदन लाल सहगल। सच्ची बात, हम लोगों का कास्टिंग में दिलीप था देवदास और पार्वती था मीना कुमारी, और नरगिस को सोचा था चंद्रमुखी। हम लोगों का सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि नरगिस और बीना राय किसी को भी हम लोग अप्रोच किया तो वो लोग सब बोले कि हमें पारो दीजिए तो हम लोग करेंगे, चंद्रमुखी नहीं करेंगे। और कमाल अमरोही साहब का कुछ ये हुआ कि आउटडोर में नहीं जा सकेगी मीना कुमारी। अच्छा। तो बिमल दा थोड़ा नाराज हो गए और बोले कि ठीक है, फिर हम सुचित्रा सेन को मंगाते हैं कलकत्ते से। शी इज ए रेस्पॉन्सिबल एक्ट्रेस। सुचित्रा ही काम की, मीना आंसू बहाई थी, इतना मैं जानता हूँ। उन्हें दुख हुआ एक अच्छी भूमिका क्योंकि मीना तो जानती थी कि डायरेक्टर बिमल राय क्या चीज है जी, और क्या रोल है पारो का। वो हुआ नहीं, उनका मन का मुराद पूरा नहीं हुआ। और हम जानते हैं कि सुचित्रा सेन बहुत अच्छा काम की है, बहुत सुंदर निभाई है, लेकिन मीना करती तो 16 आना। आपने हमें बताई ना बिंदु जी। और देखिए, इस कहानी में इतना पोटेंशियल है कि आज भी ये फिल्म प्रासंगिक बनी हुई है। बहरहाल देवदास की बातें तो यहीं रोकते हैं। आपने बीच में एक और महान कलाकार का जिक्र किया था जिसका नाम आपकी जबान पर आते आते रुक गया था, और वो हैं अशोक कुमार, यानी दादा मुनि। अशोक कुमार से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? आपकी पहली मुलाकात 7 फरवरी 1951, बिकॉज ही वॉज रेस्पॉन्सिबल। उन्होंने ही आमंत्रण दिया था बिमल राय को कि आप आके फिल्म बनाओ। अच्छा, उनके मतलब बदौलत ही हम लोग आए। जब आप मुंबई आए थे तो हम लोगों को पहला दिन तो हम लोग मलाड में गुजारे। नेक्स्ट डे इवनिंग को हम लोगों को दावत मिला उनको घर पे, दादा मुनि के पास। ओरली में, ओरली सीफेस में उस वक्त वो रहते थे। अच्छा। तो वहां पर जाकर के मुलाकात हुआ, और उसके बाद उनके साथ बराबर हम लोगों को जाना आना रहा। फैमिली मेंबर्स लोग भी जाते थे, और उनके ऊपर में मैंने तो 2 एपिसोड, अनमोल रतन नाम का एक सीरियल बना था। जी जी। आई मेड 2 एपिसोड्स ऑन हिम। दादा, आपने बंदनी फिल्म जो है उसमें उनका एक बड़ा ही अलग तरह का रोल है, और ये घटना मैं फिर जोड़ूंगा 1942 में आपने जो किस्सा बयान किया था, आप जब पटना में थे और आजादी का जो एक मूवमेंट चल रहा था, इसमें भी अशोक कुमार ने क्रांतिकारी का एक रोल इसमें निभाया बंदनी में। हाँ, बंदनी के बारे में कुछ बताइए। ये जो फिल्म है, इसके लिखते समय क्या अनुभव आपके रहे? बंदनी वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी। उसका पटभूमि देखिए, वो रिवोल्यूशनरी डेज, अब इंडिपेंडेंस के वास्ते कोशिश चल रहा है, टेररिज्म का जमाना, उस जमाने को बुलाया है। एट द सेम टाइम द होल थिंग, सारा चीज जो है, कथा जो है, वो प्रेम का है, और प्रेम का अजीब एक शक्ल, प्रेम और देशभक्ति। हीरो अशोक कुमार जी, उसका देशभक्ति का वजह से वो लड़की से जिससे प्यार था उसको छोड़ करके दूसरा किसी को शादी करना पड़ा। वो हम उसका कॉमरेड, उसका पार्टी का दूसरा कोलीग जो गोली में मर गया है, और उसको बहन को देखने वाला कोई नहीं है, तो पार्टी ने निर्देश दिया कि तुम इनको शादी करो। पार्टी को निर्देश मुताबिक वो शादी जो किया, इसका मतलब ही है देश के वास्ते त्याग किया अपना प्यार को जी। और वो लड़की को पता नहीं चला, चूंकि लड़की भी घर छोड़ चुकी थी, गांव में बदनामी फैल गया था। आकर के यहाँ पर एक नर्सिंग होम में काम कर रही थी। वहां पर अचानक एक स्त्री आ गई, वो पागल जैसी है, और उसने आविष्कार किया कि वो मेरा अशोक कुमार का पत्नी है। इसका देशभक्ति का वजह से वो लड़की से जिससे प्यार था उसको छोड़ करके दूसरा किसी को शादी करना पड़ा। वो हम उसका कॉमरेड, उसका पार्टी का दूसरा कोलीग जो गोली में मर गया है, और उसको बहन को देखने वाला कोई नहीं है, तो पार्टी ने निर्देश दिया कि तुम इनको शादी करो। पार्टी को निर्देश मुताबिक वो शादी जो किया, इसका मतलब ही है देश के वास्ते त्याग किया अपना प्यार को जी। और वो लड़की को पता नहीं चला, चूंकि लड़की भी घर छोड़ चुकी थी, गांव में बदनामी फैल गया था। आकर के यहाँ पर एक नर्सिंग होम में काम कर रही थी। वहां पर अचानक एक स्त्री आ गई, वो पागल जैसी है, और उसने आविष्कार किया कि वो मेरा अशोक कुमार का पत्नी है। ये शॉक। और यहाँ पर राइटर ने इसका इधर उधर नहीं किया, कोई आइडियलाइज नहीं किया। वो चीड़ होते 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 अल्टीमेटली एक दिन गुस्से से पागल होकर के पॉइजन मिला दिया, एंड शी डाइज। राइटर ने इसका इधर उधर नहीं किया, कोई
आइडियलाइज नहीं किया, वो चीड़ होते 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 अल्टीमेटली एक दिन गुस्से से पागल होकर के पॉइजन मिला दिया एंड शी डाइज। पटकथा और संवाद लेखक और निर्देशक नवेंदु घोष से बातों का सिलसिला इस तरह से चला कि समय का पता ही नहीं पड़ा और इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आ पहुंचा। लेकिन बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नवेंदु दा विविध भारती के स्टूडियो में फिर से आएंगे और हम इनसे बातचीत करेंगे अगले कार्यक्रम में। तो सुनना न भूलिएगा इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। और कमल जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम नवेंदु दा को दें धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय हमें दिया और इतनी प्यारी प्यारी बातें की। हम यानी कि आप और मैं अगले कार्यक्रम में फिर मुखातिब होंगे नवेंदु दा से। तो अब अपने श्रोताओं से कहें नमस्कार। उजाले उनकी यादों के। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि